हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी रंजिशे इश्क भाग 13 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। सड़क के सन्नाटे को चीरता हुआ ऑटो रघुवंशी विला के उस विशाल लोहे के गेट से कुछ ही दूरी पर रुका। नैना, जो अब तक अपने ख्यालों के समंदर में डूबी थी, जैसे ही नीचे उतरी, ऑटो वाले की आवाज़ ने उसे हकीकत के धरातल पर ला खड़ा किया। अरे बीजी, पैसे तो देते जाइए। नैना के बढ़ते कदम वहीं ठिठक गए। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसके दिल की धड़कन रुक गई हो। पैसे? उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वह बेबसी से कभी विला के उस ऊंचे गेट को देखती तो कभी अपनी खाली हथेलियों को। ऑटो वाला उसे गौर से देख रहा था। उसकी अनुभवी आंखें नैना के बिखरे बाल और उस ढीले ढाले कुर्ते को देखकर पहले ही समझ गई थी कि कुछ तो गलत है, लेकिन विला की भव्यता देखकर उसे लगा कि उसके पास पैसे तो होंगे ही। नैना ने कांपते हाथों से अपने कानों को छुआ। वहाँ सोने के छोटे छोटे टॉप्स थे। उसने बिना सोचे समझे उन्हें उतारा और ऑटो वाले की खुरदरी हथेली पर रख दिया। नैना रूंधे गले से बोली, ये ले लीजिए भैया, मेरे पास इस वक्त देने के लिए पैसे नहीं हैं। ऑटो वाले ने उन इयररिंग्स की चमक देखी और फिर नैना की डबडबाई आंखों को। उसने धीरे से उन टॉप्स को वापस उसकी हथेली पर रख दिया और एक मुस्कान दी। वह बोला, कोई बात नहीं बीजी, कभी फिर मुलाकात हुई तो दे दीजिएगा। हमारी इतनी भी साथ नहीं कि हम किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर सोने के इयररिंग्स रख लें। मैं समझ सकता हूँ, जरूर कोई बहुत बड़ी मुश्किल आई होगी आप पर। नैना की पलकों से एक कतरा फिसलकर गालों पर आ गया। उसने सोचा नहीं था कि इस बेदर्द शहर में एक अजनबी उसके दर्द को यूँ समझ लेगा। वह बोली, शुक्रिया भैया, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान कैसा बीजी, अब आप जाइए संभल कर। ऑटो वाला दूर अंधेरे में ओझल हो गया, पर नैना वहीं खड़ी उस धूल भरे रास्ते को देख रही थी। उसके होठों पर एक ठंडी आह के साथ कुछ शब्द निकले। पराए होकर भी मेरी मजबूरी समझ गए और मेरे अपने मेरी हालत नहीं समझ पाए। ना अपने परिवार से उम्मीद बची और ना उस इंसान से जिसने ज़बरदस्ती मुझे अपना नाम दिया। वह एक गहरी सांस लेकर खुद को संभाली और रघुवंशी विला की ओर कदम बढ़ा दिए। वह जैसे ही आगे बढ़ी, एक साए ने बिजली की फुर्ती से उसे पीछे की ओर खींचा और एक फौलादी हाथ ने उसका मुंह दबा लिया। नैना छटपटाई। उसने अपना पूरा जोर लगा दिया, पर उस पकड़ से निकलना नामुमकिन था। जैसे ही पकड़ ढीली हुई, नैना ने पलटकर देखा। सामने मृत्युंजय था। उसकी आंखों में इस वक्त दहकते हुए अंगारे थे और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। नैना गुस्से से चिल्लाते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे जाने दो। मुझे अपने घर वालों से मिलना है। मुझे उनसे जवाब चाहिए। मृत्युंजय ने झपटकर उसके दोनों कंधे दबोच लिए और उसे एक झटके में अपनी ओर खींचा और दांत पीसते हुए कहा, चुपचाप गाड़ी में बैठो। इस वक्त कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। नैना ने हाथ झटक दिए। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। आज मैं अपने सवालों का जवाब लेकर रहूंगी। आखिर दोनों परिवार के बीच इतनी नफरत क्यों है? मुझे जानना है। तुम तो बताओगे नहीं। मैं अपने घर वालों से पूछूंगी। मृत्युंजय की आवाज़ भारी हो गई। तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया है क्या? अंदर गई तो मारी जाओगी। भूल गई हो, तुम्हारे दादाजी ने तुम पर गोली चलाई थी। आज भी वही लोग हैं वहाँ, कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। नैना की आंखों से आंसू छलक पड़े, पर आवाज में जिद्दपन साफ झलक रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे अपने हैं, उन्हें हक है मुझे मारने का। मैं मर जाऊंगी तो कम से कम तुम्हारे जिलत से आज़ाद हो जाऊंगी। मुझे मरने का कोई गम नहीं है। मृत्युंजय की आवाज़ जानलेवा थी। लेकिन मुझे है। नैना एक पल के लिए ठिठक गई। मृत्युंजय की आंखों में पहली बार उसने अपने लिए एक अजीब सा पागलपन देखा, जुनून देखा। मृत्युंजय दांत पीसते हुए कहा, ऐसे कैसे मैं तुम्हें मरने दे सकता हूँ स्वीटहार्ट? ऐसा वैसा कुछ मत सोचना। तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे जिंदा रहने से ही मेरा फ़ायदा है।
इसलिए चुपचाप गाड़ी में बैठो, वरना मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पर नैना हार मानने वालों में से नहीं थी। वो भी उतने ही गुस्से में बोली, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम्हारी इन धमकियों से मैं नहीं डरती। वो फिर से बिला की तरफ भागने लगी। मृत्युंजय का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसने आओ देखा न ताओ अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और नैना के मुंह पर बांध दिया। इससे पहले कि वो शोर मचाती, उसने उसके हाथ अपनी बेल्ट से बांधे और उसे बोरी की तरह अपने कंधे पर लाद लिया। नैना उसके कंधे पर हाथ पैर मारती रही, पर मृत्युंजय ने उसे ले जाकर कार की पिछली सीट पर पटक दिया। उसने कार स्टार्ट की और रघुवंशी विला को पीछे छोड़ते हुए रनौत मैंसन की तरफ रुख किया। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी जैसे वो मौत से रेस लगा रहा हो। पीछे सीट पर परी नैना की आंखों में गुस्सा और बेबसी की आग साथ साथ जल रही थी। मृत्युंजय ने गाड़ी सीधे मैंसन के पीछे वाले हिस्से में जाकर रुकी। वह अच्छी तरह जानता था, अगर नैना को मेन गेट से लेकर गया तो कोई ना कोई देख लेगा और फिर सवालों की बाढ़ आ जाएगी। इसलिए उसने वही रास्ता चुना जो सीधे उसके फ्लोर पर खुलता था। नैना अभी उसकी बाहों में छटपटा रही थी, लेकिन मृत्युंजय की पकड़ लोहे जैसी थी। उसके पैरों के जख्म हर कदम पर दर्द दे रहे थे। फर्श पर हल्के हल्के खून के निशान भी पड़ रहे थे, लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ एक ही चीज की परवाह थी, नैना को बिना किसी की नजर में आए अपने कमरे तक पहुंचाना। उसने दरवाजा खोला और नैना को बेड पर जोर से पटक दिया। फिर उसके मुंह से कपड़ा हटाया और उसके हाथ खोल दिए। नैना हाँफ रही थी, आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुम खुद को समझते क्या हो? मैं कोई खिलौना नहीं जिसे तुम जब चाहो उठा लो और जहां चाहो पटक दो। इस बार मृत्युंजय का सब्र पूरी तरह से टूट चुका था। वह गुस्से से तमतमा उठा था। वह आगे बढ़ा, नैना की ठुड्डी जोर से पकड़ी और उसके चेहरा ऊपर उठाया। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा स्वीटहार्ट, तुम ऐसे मानने वाली नहीं हो, है ना? तुम्हें सीधी बात समझ में नहीं आती है। तो अब देखो मैं कल क्या करता हूँ। तुम्हारी माँ त्रिशा रघुवंशी, उनके खिलाफ मैंने जितने भी सबूत जुटाए हैं, कल वो सारे मीडिया में पब्लिश होंगे। अपनी उस महान माँ को सलाखों के पीछे जाते हुए देखने के लिए रेडी हो जाओ। नैना की आवाज में इस वक्त वो सारा गुस्सा और नफरत थी जो उसने पिछले कई घंटों से अपने अंदर दबा रखी थी। उसने मृत्युंजय की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम और कितना गिरोगे मिस्टर मृत्युंजय रनावत? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरी माँ कोई गलत काम नहीं कर सकती। वह एक ईमानदार वकील है। तुमने कुणाल को मोहरा बनाकर और मुझे डराकर ये जबरदस्ती शादी तो कर ली, लेकिन अब मैं नहीं डरती। जो तुम बार बार कॉन्ट्रैक्ट और सबूतों की धमकी देते हो ना, ये सब खोखले हैं। मृत्युंजय के चेहरे पर इस बार कोई गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसके होठों पर एक कड़वी और बेहद सातिर मुस्कान रेंग गई। वह धीरे से नैना के करीब आया, इतना करीब कि नैना को उसकी सांसों की गर्माहट महसूस होने लगी। खोखली धमकियां? सच में स्वीटहार्ट, तुम्हें लगता है कि मैं इतना कच्चा खेल खेलूंगा? उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक वीडियो फाइल प्ले करके मोबाइल की स्क्रीन नैना की आंखों के ठीक सामने रख दी। यह देखो और खुद तय करो कि तुम्हारी ईमानदार माँ कितनी पाक साफ है। नैना ने जैसे ही वीडियो की ओर देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वीडियो की क्वालिटी बहुत साफ थी। उसमें त्रिशा अपने केबिन में किसी संदिग्ध व्यक्ति से सूटकेस लेती दिख रही थी। बैकग्राउंड में ऐसी बातें हो रही थी जिससे लग रहा था कि वो किसी अपराधी को बचाने के लिए रिश्वत ले रही है और केस के असली सबूत मिटाने का वादा कर रही है। नैना का सिर चकराने लगा। वह नहीं जानती थी कि मृत्युंजय ने यह वीडियो डीप फेक और एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इतनी सफाई से एडिट करवाया है कि असली और नकली का फर्क करना नामुमकिन था। त्रिशा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उस वीडियो में वह एक गुनहगार की तरह दिख रही थी। मृत्युंजय नैना के कान के पास फुसफुसाते हुए, सोचो अगर ये क्लिप सोशल मीडिया पर चली गई तो तुम्हारी शरीफ माँ का कैरियर और उनकी इज्जत एक सेकेंड में राख हो जाएगी। अब बताओ, क्या अभी तुम्हें मेरी धमकियाँ खोखली लगती है? नैना सीधे मृत्युंजय की आंखों में देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ यह वीडियो फेक है, पूरी तरह झूठ है। मुझे अपनी माँ पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। वो मर सकती है पर अपना ज़मीर नहीं बेच सकती।
तुम्हारी ये घटिया चाल मेरे विश्वास को नहीं तोड़ पाएगी मृत्युंजय रनावत। मृत्युंजय के चेहरे पर कैसी मुस्कान आई जो किसी को भी अंदर तक कपा दे, एक बेहद सातिर और कड़वी मुस्कान। उसने फोन वापस अपनी जेब में रखा और कहा, चलो मान लिया तुम्हारी बात सही है, वीडियो फेक है, झूठ है, यह तुम जानती हो और मैं जानता हूँ। पर स्वीट हार्ट, दुनिया नहीं, दुनिया तो वही देखती है जो उसे दिखाया जाता है, और यकीन मानो दुनिया को झूठ में बहुत रस आता है। उसने नैना के चेहरे के पास झुककर अपनी आवाज़ को और भी गहरा कर लिया। क्या तुम चाहती हो कि दुनिया को हम वही दिखाए जो वो देखना चाहती है? यकीन मानो ऐसे रघुवंशियों के कई राज हैं, अगर वो सब मीडिया या सोशल मीडिया पर आ गया तो टीआरपी के ट्रेंड में रघुवंशियों के नाम के धमाके लग जाएंगे। वैसे भी न्यूज़ चैनल वाले रघुवंशियों की बदनामी से मालामाल हो रहे हैं। वह तो मुझसे हाथ जोड़कर कहते हैं, मिस्टर रनावत ऐसी खबरें देते रहिए। तो क्या चाहती हो तुम, मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दूं? नैना का गुस्सा ऐसे फूटा कि उसकी मुठ्ठियाँ कट गई। उसके पास इस वक्त कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में भरी आग और हताशा मृत्युंजय के चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, नैना की आवाज़ कांप रही थी। मृत्युंजय उसके बेहद करीब आया और बड़ी दिलकश अंदाज में बोला, कर सकता हूँ स्वीट हार्ट, कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी का मतलब कुछ भी। उसकी आंखों में बेरहमी झलक रही थी। अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा कुछ ना करूं, तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की हर शर्त माननी पड़ेगी। उसने खाने की प्लेट उठाई और नैना की तरफ बढ़ा दी। फिलहाल इस वक्त चुपचाप यह खाना खाओ और सो जाओ, क्योंकि सच कहूँ तो मेरा दिमाग इस वक्त पूरी तरह ठिकाने पर नहीं है। नैना ने उस प्लेट की तरफ देखा और फिर मृत्युंजय की आंखों में उसका हाथ कांप रहा था। वह उस प्लेट को उठाकर दीवार पर दे मारना चाहती थी। मृत्युंजय उसके दिमाग में चल रही उथल पुथल को एक ही पल में भाप गया। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आई। फेंकने की सोचना भी मत स्वीट हार्ट, मार्क माई वर्ड्स, अगर तुमने इस खाने को फेंका तो तुम्हें इसी फर्श पर से उठाकर उसे खाना होगा। मुझे मेरे घर की अन्न की बर्बादी बर्दाश्त नहीं है, और ना ही तुम्हारी ये बेजा जिद। नैना सन रह गई। वह मृत्युंजय की आंखों में देख पा रही थी कि वह जो कह रहा है वह कर भी सकता है। मृत्युंजय ने प्लेट वहीं बेड के पास रखी और बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मृत्युंजय ने दीवार का सहारा लिया। उसके पैर के जख्मों से बहता खून अब फर्श को लाल कर रहा था, पर उसका दर्द उस गुस्से के सामने कुछ भी नहीं था जो उसे नैना की नादानी पर आ रहा था। वह फुसफुसाया, बेवकूफ़ लड़की, अगर आज मैं वहां नहीं पहुंचता तो पृथ्वी रघुवंशी अपनी बंदूक की नली फिर से तुम्हारे सीने पर तान देता। अपने परिवार के मुंह में तुम ये क्यों भूल जाती हो कि उन्होंने तुम्हें त्याग दिया है? वहीं कमरे के अंदर नैना निढाल होकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मृत्युंजय से नफरत करे या अपनी तकदीर पर रोए। उसे भूख तो बहुत लगी थी, पर हर निवाला उसे जहर जैसा लग रहा था। फिर भी उसने कांपते हाथों से निवाला उठाया। मृत्युंजय इस वक्त अपने स्टडी रूम में सोफे पर लेटा हुआ था। दर्द की लहरें उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थी, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। अपनी जिंदगी में उसने इस जिस्मानी दर्द से कहीं गहरे जख्म खाए थे। उसकी आंखें बंद थी, पर दिमाग में अभी भी नैना का वह विद्रोही चेहरा घूम रहा था। तभी दरवाजे की आवाज़ आई। उसने झटके से आंखें खोली तो सामने मोना खड़ी थी। उसने एक बेहद बोल्ड नाइटी पहनी थी और उसकी आंखों में मृत्युंजय को रिझाने की साफ कोशिश दिख रही थी। मृत्युंजय की आवाज़ में जानलेवा ठंडक थी। वह बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्लोर पर और मेरे इस कमरे में कदम रखने की? बाहर निकलो। मोना टस से मस नहीं हुई। उसने अपने हाथ सीने पर बांधे और बेबाकी से अंदर चली आई। क्यों चली जाओ? मैं तुम्हारी होने वाली बीबी हूँ एमजे। इस घर के हर कोने पर मेरा हक है। जब तुम उस नैना रघुवंशी को यहाँ रख सकते हो तो मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो? मृत्युंजय के पास इस वक्त बहस करने की रत्ती भर भी ताकत नहीं थी। उसने चिढ़कर अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। मोना उसके करीब आई और सोफे पर बैठकर उसके जख्मी पैर के पास अपना हाथ ले गई। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस कच्चे जख्म को छुआ, मृत्युंजय का पूरा शरीर अकड़ गया।
मोना ने कहा, एमजे देखो तो सही क्या हाल बना लिया है अपना, कितना खून बह रहा है, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। मैं अभी तभी मृत्युंजय घूरते हुए, हाथ हटाओ अपना और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, ये मेरे जख्म हैं, मैं इन्हें खुद संभाल लूँगा, मुझे तुम्हारी या किसी और की ज़रूरत नहीं है। मोना के चेहरे पर अब गुस्सा और कड़वाहट आ गई। वह खड़ी हुई और ऊंची आवाज़ में बोली, एमजे भूलो मत कि मैं कौन हूँ, और यह भी मत भूलो कि तुमने मेरे डैड से क्या वादा किया था। मैं चुप हूँ इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी बेइज्जती करते रहोगे। जब से लंदन से आई हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, और अब तो तुमने उस नैना से शादी करके सारी हदें पार कर दी है। तुमने अब तक मुझे जवाब नहीं दिया कि आखिर ये सब क्यों है और क्या है। मृत्युंजय खामोश रहा, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। मोना का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम मेरे डैड को धोखा नहीं दे सकते हो। अगर तुमने अपनी हदें पार की तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी, और तुम जानते हो जब वो इंडिया आएंगे तो तुम उनसे सच नहीं छुपा पाओगे। तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा कि तुमने उस लड़की को इस घर की बहू क्यों बनाया। भूल गए मेरे डैड के वादे, मेरे डैड के एहसान। एहसान शब्द सुनते ही मृत्युंजय के चेहरे की नसें तन गई और उसने अपनी सर्द डरावनी आंखें सीधे मोना की आंखों में गाड़ दी। इस बार उसकी आंखों में जो चमक थी उसने मोना को अंदर तक डरा दिया। वो धीरे से उठकर बैठा, पैर के दर्द को दबाते हुए, और मोना की ओर एक कदम बढ़ाया। सीधे मोना की कलाई पकड़ी और उसे घसीटते हुए स्टडी रूम से बाहर ले गया। यहाँ से दफा हो जाओ, और आइंदा मुझे यह बताने की कोशिश मत करना कि तुम्हारे डैड ने मुझ पर कितना एहसान किया है। एक झटके में उसे बाहर धकेला और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मोना बाहर से चिल्लाती रही, दरवाज़ा पिटती रही, लेकिन मृत्युंजय को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वह वापस आकर सोफे पर गिर सा पड़ा। उसकी सांसें भारी थी, आंखें बंद हुई और उसका जहन 20 साल पीछे चला गया। सुधार गृह, एक ऐसी जगह जहां वे बच्चे रखे जाते थे जो कम उम्र में अपराध की दुनिया में फंस चुके होते थे। कानून उन्हें जेल या फांसी की सज़ा नहीं दे सकती थी, इसलिए उन्हें यहाँ भेजा जाता था ताकि सज़ा भी मिले और उन्हें सुधारा भी जा सके। यही था 8 साल का मृत्युंजय, सबसे अलग, सबसे चुप, सबसे अकेला। बाकी बच्चे शोर मचाते, लड़ते झगड़ते, रोते चिल्लाते, लेकिन मृत्युंजय बस एक कोने में बैठा रहता। उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज़्यादा परिपक्वता थी और दर्द जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता था। कुछ दिनों बाद वहाँ एक आदमी आने लगा। नाम था विक्टर, गैंगस्टर की दुनिया का बड़ा नाम। वह वहाँ किसी पर तरस खाने नहीं आता था, वह आता था अपने लिए हीरे चुनने। ऐसे बच्चे जिनकी आंखों में आग हो, जिनके अंदर कुछ बनने की भूख हो, और वह उन्हें अपने गैंग में शामिल करता, उन्हें पैसा देता, पावर देता, पहचान देता। विक्टर भले गैंगस्टर था, लेकिन बेवजह बच्चों पर हाथ उठाने वाला इंसान नहीं था। जब तक कोई उसकी हद में रहता वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। एक दिन विक्टर की नज़र उस छोटे से लड़के पर पड़ी जो सबसे अलग बैठा था, मृत्युंजय। उसकी आंखों में डर नहीं थी, उसकी आंखों में गिड़गिड़ाहट नहीं था, उसकी आंखों में सिर्फ आग थी, और वही आग विक्टर को पसंद आ गई। उस पल वह समझ गया था, यह बच्चा या तो खुद को बर्बाद करेगा या पूरी दुनिया जला देगा। और उस दिन से विक्टर की दिलचस्पी मृत्युंजय में बढ़ गई। विक्टर ने अपनी मुंह में दबी सिगार का धुआं धीरे से छोड़ा और उसकी गहरी नज़रें अभी भी दूर कोने में बैठा उस 8 साल के बच्चे पर जमी थी। उसने पास खड़े सुधार गृह के हेड को करीब बुलाया। विक्टर ने पूछा, कौन है ये लड़का और यहाँ क्या कर रहा है? हेड ने एक लंबी और डर से भरी सांस ली, जैसे वह उस बच्चे का नाम लेते हुए भी हिचकिचा रहा हो। साहब, यह लड़का यह कोई मामूली बच्चा नहीं है। यह यहाँ मर्डर के केस में आया है। सिर्फ 8 साल की उम्र है इसकी, लेकिन इसका दिमाग अच्छों को फेल कर दे। बहुत ही इंटेलिजेंट है, उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ा सोचता है और समझता है। विक्टर की दिलचस्पी अब और बढ़ गई थी। सिर्फ इंटेलिजेंट है या कुछ और भी? हेड ने कहा, साहब
यह कभी किसी से बात नहीं करता, कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, खामोश रहता है, लेकिन इसकी खामोशी ही सबसे खतरनाक है। अगर यहाँ कोई बच्चा किसी दूसरे को परेशान करे या नाइंसाफ़ी करे तो यह लड़का बिना एक शब्द बोले अपनी आँखों और अपनी फुर्ती से उसे ऐसे घायल करता है कि सामने वाला दोबारा उठने की हिम्मत नहीं करता है। हम खुद इससे दूरी बनाकर रखते हैं। हेड की आवाज़ अब थोड़ी लड़खड़ाने लगी थी। उसने इधर उधर देखा और फुसफुसाते हुए एक ऐसी बात कही जिसने विक्टर को भी अंदर तक झकझोर दिया। हेड ने कहा, लेकिन साहब, एक सबसे हैरत वाली बात है जिसे सोचकर हम भी कांप जाते हैं। रात को जब सारी दुनिया सो जाती है तब यह लड़का जागता है और किसी अंधेरे कोने में जाकर यह खुद को सजा देता है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। यह कभी खुद को बेल्ट से मारता है तो कभी लकड़ी के डंडों से अपने ही जिस्म को लहूलुहान कर देता है। विक्टर की हाथ की सिगार रुक गई। उसकी आंखों में हैरानी की लकीरें उभर आई। क्या? खुद को सजा देता है? पर क्यों? हेड ने कहा, पता नहीं साहब, किस मिट्टी का बना है यह बच्चा, समझ नहीं आता। वह खुद को मारता है पर उसके मुंह से उफ तक नहीं निकलती। हम डर के मारे दूर भाग जाते हैं, लेकिन उसकी आंखों में अपने ही जिस्म का दर्द नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे उसे दर्द महसूस होना ही बंद हो गया हो। बहुत ही अजीब है साहब, बहुत ही डरावना। विक्टर ने फिर से मृत्युंजय की ओर देखा। वह बच्चा अब भी वहीं बैठा था, शून्य में ताकता हुआ। विक्टर समझ गया था कि यह कोई साधारण अपराधी नहीं है। यह एक ऐसा जख्मी शेर है जिसके अंदर अपराध बोध या बदले की कोई ऐसी आग जल रही है जो उसे हर रात खुद को तड़पाने पर मजबूर करती है। वह मन ही मन बोला, जो बच्चा खुद को सजा दे सकता है वह दुनिया को क्या सजा देगा। यह लड़का मेरे लिए वह हथियार बनेगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। वह अपनी भारी भरकम चेयर से उठा और चलते हुए उस 8 साल के बच्चे के पास पहुंचा और उसके बराबर घुटने के बल बैठ गया। इतने बड़े गैंगस्टर को इस तरह उसके सामने बैठा देखना सुधार गृह के कर्मचारियों के लिए भी हैरानी की बात थी। मृत्युंजय ने अपनी ठंडी और दहकती आंखों से एक बार विक्टर को देखा और फिर बेरुखी से अपनी नजरें फेर ली। विक्टर ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मृत्युंजय खामोश रहा। फिर वह गहरी आवाज में बोला, छोड़ो, नाम में क्या है? क्या मेरे साथ चलोगे? जो तुम चाहोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। तुम्हारी ये घुटन भरी दुनिया बदल कर रख दूंगा। उस छोटे से बच्चे के चेहरे पर एक कड़वी और समझदार मुस्कान कौंधी। मृत्युंजय बोला, मेरी दुनिया मैं खुद बदल लूँगा। मुझे किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है। उसका यह बेखौफ अंदाज और एटीट्यूड विक्टर के दिल को छू गया। वह समझ गया कि यह हीरा बहुत कीमती है। विक्टर ने कहा, दिलचस्प, तुम्हारे पास दिमाग है, हौसला है और गुस्सा भी, लेकिन इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए तुम्हें आज़ादी चाहिए। इस सुधार गृह के सलाखों से मैं तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ। बदले में तुम्हें मेरे पास रहना होगा। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहोगे। सोच लो। मृत्युंजय कुछ देर तक खामोश रहा, जैसे अपने अंदर की जंग लड़ रहा हो। फिर उसने अपनी नज़रें विक्टर की आंखों में गरा दी। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। विक्टर की आंखों में चमक आ गई। क्या? क्या चाहिए तुम्हें? मृत्युंजय बिना झिझके बोला, मैं पढ़ना चाहता हूँ। यह सुनकर विक्टर सन्न रह गया। उसे उम्मीद थी कि यह लड़का बंदूक मांगेगा, दुश्मन का खून मांगेगा या दौलत मांगेगा। उसकी आंखों की नफरत चीख चीख कर यही कह रही थी कि वह तबाही चाहता है, लेकिन जुबान ने शिक्षा मांग ली। वह हैरानी से कहा, तुम पढ़ना चाहते हो? हमारी दुनिया में किताबें नहीं होती, बंदूकें चलाई जाती है। मृत्युंजय ने कहा, बंदूक भी चला लूँगा, बारूद भी उड़ा लूँगा, लेकिन मुझे पढ़ना है। मुझे बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह बनना है। मुझे इतना बड़ा आदमी बनना है कि पूरी दुनिया मेरे पैरों के नीचे हो। अगर तुम मुझे पढ़ा सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, वरना तुम अपना रास्ता देख सकते हो। कुछ सेकंड तक विक्टर उसे देखता रहा, फिर उसके होठों पर धीरे से मुस्कान फैल गई। डील।
कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया और मृत्युंजय को उस सिद्धार्थ गृह के अंधेरे से निकालकर अपने साथ ले गया। कहाँ ले गया सिर्फ वो और मृत्युंजय ही जानते थे, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो बहुत दिल दहला देने वाली थी। उस सुधार गृह में आग लग गई थी, बहुत सारे बच्चे मारे गए थे और साथ में दुनिया के लिए मृत्युंजय रनावत भी। यह सोचते ही मृत्युंजय की आंखें खुल गई, जैसे कोई उसे जबरदस्ती अतीत की गहराइयों से खींचकर वर्तमान में वापस ले आया हो। कमरा वही था, साइलेंट, अंधेरा, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। कुछ सेकंड तक वो यूं ही सोफे पर लेटा रहा, ना कोई हरकत, ना कोई आवाज, सिर्फ खुली हुई आंखें जो कहीं दूर खालीपन में दिख रही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, न गुस्सा, न नफरत, न दर्द, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। उनमें इतना दर्द था, इतनी थकान थी, इतनी टूटी हुई खामोशी थी कि अगर कोई ध्यान से देख ले तो समझ जाए यह दर्द सिर्फ पैरों के जख्मों का नहीं, यह दर्द बरसों पुराना है। यह दर्द उस बच्चे का है जिसे बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ा। यह दर्द उस इंसान का है जिसने जीते जी अपने सारे एहसास मार दिए। अब यह दर्द उसके पैरों का था या दिल का या रूह का, यह सिर्फ वही जानता था, मृत्युंजय रनावत। वहीं रघुवंशी विला के आलीशान डाइनिंग हॉल में आज ऐसी खामोशी पसरी थी। टेबल पर पकवान तो सजे थे पर भूख किसी को नहीं थी। हर कोई बुत बना अपनी प्लेट को घूर रहा था। तभी पृथ्वी जी आकर अपनी कुर्सी पर बैठे। मीरा जी और काव्या ने भारी मन और कांपते हाथों से उन्हें खाना परोसना शुरू किया। सन्नाटा तब टूटा जब वीर की बर्फीली और करवाहट से भरी आवाज गूंजी, आपने गुड़िया पर गोली कैसे चलाई, क्यों चलाई? वीर की आंखें गुस्से से लाल थी और वह अपने दादाजी को ऐसे घूर रहा था जैसे आज वो सारा सामान भूल चुका हो। पूरी रात वो सो नहीं पाया था। बार बार उसकी आंखों के सामने वही मंजर आ रहा था जब उसके दादाजी ने अपनी ही पोती पर बंदूक तान दी थी। पृथ्वी जी खामोश रहे। उन्होंने वीर के सवाल को अनसुना कर दिया और चुपचाप अपनी प्लेट में रखे खाने को देखते रहे। उनकी यह खामोशी आग में घी का काम करी थी। तभी शौर्य अपना आपा खो बैठा। वो झटके से अपनी कुर्सी से उठा और पूरी ताकत से डाइनिंग टेबल पर मुक्का मारा। धड़ाक की आवाज से पूरा हॉल दहल गया। वह गुस्से से बोला, आपसे वीर सवाल कर रहा है दादाजी, और आप इस तरह हमारे सवालों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपने ही हमें बड़ों की इज्जत करना सिखाया है और इसी इज्जत का मान रखने के लिए हम कल सबके सामने चुप रहे, लेकिन आज नहीं, आज आपको जवाब देना ही होगा। शौर्य का गला रूंध गया पर उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। बताइए, आपने हमारी नैना पर गोली कैसे चलाई? अगर वह गोली उसे लग जाती, अगर कल उसे कुछ हो जाता, तो क्या आप अपनी झूठी शान की खातिर अपनी पोती की लाश पर खड़े होकर जश्न मनाते? अफसोस तो इस बात का है कि गोली उसे लगी नहीं। पहली बार पृथ्वी रघुवंशी का निशाना चूक गया। पृथ्वी जी की आवाज़ में ना कोई पछतावा था, ना कोई रहम। उनकी आवाज़ इतनी सपाट और कठोर थी कि पूरा हॉल सन रह गया। वीर, शौर्य, नैरा और अदिति की आंखों में हैरानी और खौफ साफ दिख रहा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके दादाजी, जो कभी नैना को अपनी जान कहते थे, आज उसकी मौत की दुआ मांग रहे हैं। लेकिन मीरा जी और रणविजय जी के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उनकी खामोशी बता रही थी कि पृथ्वी रघुवंशी के इस पत्थर वाले रूप से पहले ही वाकिफ है। उसी वक्त सीढ़ियों से उतरती हुई त्रिशा के कदम वहीं जम गए। वह अभी तक कल के सदमे से बाहर नहीं निकली थी और अब अपने पिता के मुंह से यह भयानक शब्द सुनकर उसकी आंखें भर आई। वहीं वीर गुस्से से चीखते हुए कहा, क्या कहा आपने? आप होश में तो है ना? आप अपनी ही पोती के बारे में यह सब कह रहे हैं? पृथ्वी जी झटके से अपनी कुर्सी से उठे। उनकी आंखें गुस्से से अंगारे बरसा रही थी। मैं पूरी तरह होश में हूँ वीर, और अपनी जुबान को लगाम दो। आवाज़ नीची रखो और मत भूलो कि तुम किसके सामने खड़े हो। जो लड़की हमारे खानदान की मान प्रतिष्ठा पर कलंक बन जाए, जिसने एक पल के लिए भी इस घर की इज्जत को नीलाम करने से पहले नहीं सोचा, उसे मौत देना तो रहम होता, वरना उसे वो सज़ा मिलती कि उसकी रूह तक कांप जाती। पूरा हॉल में सन्नाटा छा गया, जिसे पृथ्वी जी की दहाड़ ने फिर से तोड़ दिया। न्यूज़ देखी तुमने? सारी दुनिया हम पर थूक रही है।
पूरा देश जिस रघुवंशी खानदान के सामने नजरें उठाने से पहले 100 बार सोचता था, आज वही लोग हमारी इज्जत को सड़कों पर नीलाम कर रहे हैं। वो कल्याण सिंह जो कभी हमारे सामने झुकता था, आज हमें टेंडर ना देने की धमकी दे रहा है। याद रखो, इस घर की साख उसकी जान से बढ़कर है। मान प्रतिष्ठा कमाने में सालों की मेहनत लगती है, पर गंवाने में एक पल भी नहीं लगता। पृथ्वी जी की आंखों में नफरत का उबाल था। कल जो कुछ भी तुम्हारी बहन ने मीडिया के सामने कहा, वो क्या था? कहाँ से लग रही थी कि तुम्हारी बहन मजबूर थी? वह चीख चीख कर कह रही थी कि उसे मृत्युंजय रनावत से मोहब्बत थी। वो सालों से उसके साथ रिश्ते में थी और हम बेवकूफ़ों की तरह यह समझते रहे कि हमारी नैना देहरादून में रहकर अपना फर्ज निभा रही है। वीर चीखते हुए, झूठ, यह सब सफ़ेद झूठ है। मैं अपनी गुड़िया को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वह मर जाएगी पर ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगी। जरूर उसे मजबूर किया गया होगा। मैं उससे मिलूंगा और हर बात साफ करूंगा। उसने पृथ्वी जी की आंखों में आंखें डालकर कहा, सवाल तो हमारे पास भी है दादाजी। जरा आप मुझे यह बताइए कि मृत्युंजय रनावत की आपसे क्या दुश्मनी थी? उसकी बातों से लग रहा था जैसे आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से और बहुत गहराई से जानते हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा है भी या नहीं, पर अब बात मेरी बहन की है तो हम दोनों भाई चुप नहीं बैठेंगे। उसके लिए तो मैं भगवान से लड़ जाऊं, फिर चाहे आप हो या मृत्युंजय रनावत। मैं किसी से नहीं डरता। सौर ने भी उसी सवाल को दोहराया। हाँ, वीर सही कह रहा है। अब तक हम नहीं समझे, मृत्युंजय रनावत को नैना से शादी करने की जरूरत ही क्या थी? हम दोनों परिवार बिजनेस राइवल है, फिर वो हमारी बहन से शादी क्यों करेगा? क्या मजबूरी थी? उन दोनों के सवालों के बीच पृथ्वी रघुवंशी बिल्कुल शांत खड़े रहे, क्योंकि वो जानते थे कि मृत्युंजय ने नैना से शादी इसलिए की ताकि रघुवंशी ग्रुप को वो टेंडर ना मिल सके। वो जानते थे कि उसी बिजनेस स्ट्रेटेजी की वजह से उन्होंने नैना की शादी कल्याण सिंह के बेटे से तय की थी, लेकिन यह सच वह अपने ही पोतों को नहीं बता सकते थे, इसलिए उन्होंने खामोशी ओढ़ ली। कुछ पल बाद उनकी भारी आवाज़ गूंजी, सवाल जवाब बंद करो और एक बात अच्छी तरह याद रखो, आज के बाद रघुवंशी विला में नैना का नाम तक नहीं लिया जाएगा। हॉल में एक झटका सा लगा। अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं रहा। उन्होंने छड़ी जमीन पर जोर से पटक दी, और अगर किसी ने भी उससे रिश्ता निभाने की कोशिश की तो इस मेंशन का दरवाज़ा उसके लिए खुला है, वो यहाँ से जा सकता है। वीर के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आई। आप हमारे सवालों से तो बच सकते हैं, लेकिन याद रखिए, हम पूरी हिस्ट्री खंगाल लेंगे, पर अपनी बहन को एक पल के लिए भी उस रनावत मेंशन के नरक में रहने नहीं देंगे। मैं उसे वापस लेकर आऊँगा, और यदि वो यहाँ नहीं आ सकती तो मैं उसे बहुत दूर लेकर चला जाऊँगा, कहीं और। सुनते ही पृथ्वी रघुवंशी की मुठिया उनकी छड़ी पर कस गई। वही रणविजय जी और मीरा हैरानी से देखने लगे। वीर के ये शब्द एक खुली चुनौती थी। वह बिना पीछे मुड़े दरवाजे की तरफ बढ़ा, जबकि पृथ्वी जी के चेहरे पर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। जैसे ही दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े, पीछे से एक तीखी और कड़क आवाज हॉल में गूंजी, रुक जाओ वीर सौर। दोनों के कदम जहां के तहां थम गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा जहां त्रिशा खड़ी थी। उसकी आंखों में इस वक्त ममता नहीं, बल्कि एक जलती हुई आग और गहरा रोष था। वो गुस्से से कांप रही थी। खबरदार, खबरदार, जो तुम दोनों उसे लेने उसके ससुराल गए। सुना नहीं डैड ने क्या कहा? अब वो इस घर के लिए मर चुकी है। हमारा उससे अब कोई रिश्ता नहीं है। अब वो रघुवंशी नहीं, रनावत है। सौर ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में अपनी बुआ के लिए दर्द था। वह बोला, बुआ, मैं आपका गुस्सा समझता हूँ, आपका दर्द भी समझता हूँ। कल आपने गुड़िया पर हाथ उठाया, हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप टूटी हुई हैं। लेकिन आप यह कैसे कह सकती हैं? आप तो उसकी माँ हैं। आप जानती हैं कि हमारी नैना ऐसी नहीं है। इसके पीछे उसकी कोई बड़ी मजबूरी होगी। आखिर वो मृत्युंजय रनावत चाहता क्या है हमसे, हम नहीं जानते, लेकिन हम उसे अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकते। हम जा रहे हैं बुआ। त्रिशा सपाट आवाज में बोली, तुम दोनों उसके भाई हो, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ। अगर मुझे उसकी फिक्र नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम दोनों को भी इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। डैड का फैसला ही फाइनल डिसीजन है। कोई उसे वापस लेने नहीं जाएगा और ना ही कोई उससे किसी तरह का संपर्क करने की कोशिश करेगा। उसने जो रास्ता चुना है वह उसकी अपनी पसंद है। कहते हुए त्रिशा ने अपनी नज़रें फेर ली।
जैसे वो अपने अंदर उठते ममता के तूफान को दबा रही हो। वीर और शौर्य एक दूसरे को देख सन रह गए थे। उन्हें अपनी आंखों के सामने अपने ही अपनों के दिल पत्थर होते दिख रहे थे। उनकी आंखों में बेबसी थी, पर इरादे अब भी फौलादी थे। उन्होंने बिना कुछ कहे एक दूसरे को इशारे में समझा दिया, चाहे बुआ रोके या दादाजी, वह इस सच के तह तक पहुंचकर ही दम लेंगे। वो नैना से मिलेंगे भी और उसे वहां से निकालेंगे भी। वहीं रनौत मेंशन मृत्युंजय रात भर स्टडी रूम के सोफे पर ही दर्द और यादों के बीच थका हारा सो गया था। जब सुबह की पहली किरण उसकी आंखों पर पड़ी तो शरीर के हर हिस्से में अकड़न और पैरों में असहनीय जलन महसूस हो रही थी। वह लंगड़ाते हुए अपने फ्लोर के नीचे आया, पर हॉल का नजारा देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। क्या होगा कहानी में आगे, यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।